महाराष्ट्र चुनाव में विपक्ष लगातार धांधली का आरोप लगाता रहा और अब ऐसा लग रहा है कि चुनावी धांधली की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों यानी पोलिंग स्टेशंस पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स द्वारा जारी निर्वाचन क्षेत्र और सेगमेंट वाइज प्री नंबर्ड स्लिप्स की कुल संख्या के बारे में चुनाव आयोग के पास कोई जानकारी नहीं है। ये बात खुद केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक आरटीआई के जवाब में मानी है। बता दें, ये प्री नंबर्ड स्लिप्स का मतलब है कि जब शाम 6 बजे वोटिंग खत्म होनी होती है लेकिन लोग लाइन में वोट डालने के लिए खड़े हों तो उन्हें स्लिप्स दी जाती हैं। लाइन में आखिर में खड़े हुए इंसान से शुरू होकर शुरुआत तक दी जाती हैं, जिनका रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास होता है, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि उनके पास नहीं है। ये बात इसलिए खतरनाक और अधिक है क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में लास्ट घंटे में 76 लाख वोट बढ़ गए और अब चुनाव आयोग उनका डेटा भी नहीं दे रहा है। आरटीआई लगाने वाले नायक ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव आयोग का जवाब आश्चर्यजनक है क्योंकि सबसे बड़ी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी होने के नाते आयोग के पास चुनाव कराने के लिए संवैधानिक अधिकार और वैधानिक शक्तियां दोनों मौजूद हैं। बता दें, चुनाव आयोग के जवाब से विवाद इसलिए और ज्यादा हो गया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में वोटिंग के दिन वोट्स में बढ़ोतरी के संबंध में चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की थी। शिकायत के जवाब में चुनाव आयोग ने कहा था कि जो कुछ भी हुआ है सब वैध है और ये कहते हुए शिकायत खारिज कर दी थी। और अब चुनाव आयोग लिखित में मान चुका है कि वो डेटा नहीं देगा, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि राजीव कुमार ने क्या धांधली को लिखित में मान लिया है। राहुल गांधी को एक और केस में फंसाने की तैयारी कर ली गई है। उनके खिलाफ असम में उनके इंडियन स्टेट वाले बयान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि राहुल डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस ने राहुल के इंडियन स्टेट वाले बयान का बचाव भी किया। असम पुलिस ने शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए मामला दर्ज किया। राहुल को उस कथित बयान के लिए निशाना बनाया जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस न केवल बीजेपी आरएसएस से बल्कि इंडियन स्टेट से भी लड़ रही है, जिसके बाद एफआईआर करा दी गई। राहुल गांधी पर धारा 152 के तहत देश की संप्रभुता और अखंडता के खतरे में डालने वाले कामों और बीएनएस की धारा 197(1) के तहत मामला दर्ज किया गया। ये दोनों संज्ञेय और गैर जमानती अपराध हैं। एफआईआर कराने वाले ने कहा कि गांधी का बयान एक सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि भारत की अखंडता और स्थिरता के लिए एक सीधी चुनौती है, जिसके लिए तत्काल कानूनी कार्रवाई की जरूरत है। आपको बता दें, राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट कहा था। राहुल ने जिनसे लड़ने की बात कही है उसका अर्थ है भारत की वो संवैधानिक संस्थाएं जिन पर बीजेपी आरएसएस ने कब्जा किया, जिसमें चुनाव आयोग से लेकर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी जांच एजेंसियां हैं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है। राहुल ने कहीं से भी ये नहीं कहा था कि कांग्रेस भारतीय गणतंत्र से लड़ रही है। दिल्ली एम्स की सुविधाओं को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को एक चिट्ठी लिखकर मरीजों और उनके परिवार वालों के लिए बेहतर सुविधा देने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले दिनों मैंने देखा कि ठिठुरती ठंड में ये मेट्रो स्टेशन के नीचे सोने को मजबूर हैं, जहां ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है और ना शौचालय की। आसपास कूड़े कचरे का भी ढेर लगा रहता है। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा, इतनी बड़ी संख्या में मरीजों का दिल्ली एम्स आना ये भी दिखाता है कि लोग जहां रहते हैं वहां उन्हें सस्ती और अच्छी क्वालिटी की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे पत्र का संज्ञान लेते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस मानवीय संकट को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे। साथ ही आशा की है कि केंद्र सरकार आगामी बजट में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने के लिए ठोस पहल करेगी और उसके लिए जरूरी संसाधनों को बढ़ाएगी। बता दें, राहुल गांधी ने पिछले दिनों दिल्ली एम्स का दौरा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया और कहा है कि इसी ने सैफ अली खान पर हमला किया। पुलिस ने कहा कि अभियुक्त के बांग्लादेशी होने का शक है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने जांच से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया कि अभियुक्त तो मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को पकड़ने के लिए उसके गूगल पे से पराठे और पानी के बोतल के लिए किए गए ट्रांजैक्शन से पता लगाया गया है। अभियुक्त ने ये ट्रांजैक्शन वर्ली में स्थित सेंचुरी मॉल के पास शनिवार की रात किया था। गूगल पे से किए गए ट्रांजैक्शन से पुलिस ने मोबाइल फोन का पता लगाया और फिर अभियुक्त को ठाणे के लेबर कैंप से गिरफ्तार किया।
मुंबई पुलिस के मुताबिक अभियुक्त की उम्र करीब 30 साल है और उसका नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। हालांकि लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या सच में इसी ने हमला किया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीसीटीवी में आए वीडियो से इसका चेहरा मैच नहीं करता है। इसके अलावा पुलिस इसको बांग्लादेशी बता रही है, लेकिन उसके पास से कहीं कोई कागजात हैं ही नहीं। तो पुलिस ने मान लिया कि कागजात नहीं है तो बांग्लादेश का ही होगा। आरजीकर मामले में दोषी संजय रॉय को लेकर सिविल कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। इससे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले में संजय रॉय को दोषी तो पहले ही मान लिया गया था। सुनवाई के दौरान कई दफा उस पर गंभीर आरोप लगे थे। अब पूरी सुनवाई के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आरजी कर में रेप और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा मिली है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि वो कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सभी ने मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास दिया। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ममता बनर्जी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम शुरू से ही फांसी की मांग करते आए हैं, लेकिन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। अगर केस सीबीआई को नहीं सौंपा होता और हमारे हाथ में होता तो बहुत पहले ही फांसी की सजा हो गई होती। मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ। हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने बीजेपी नेता परवेश वर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परवेश वर्मा के साथ हर वक्त रहने वाले एक शख्स ने ईंट मारकर अरविंद केजरीवाल की कार का शीशा तोड़ दिया। इस तरह की भीड़ परवेश वर्मा अपने आसपास रखते हैं। बता दें, एक वीडियो आया था जिसमें केजरीवाल की गाड़ी पर पत्थर फेंका गया था, जिसके बाद परवेश वर्मा ने एक वीडियो ट्वीट किया था और कहा था कि केजरीवाल ने 2 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। पिछले 11 महीने से हरियाणा पंजाब के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने अपना रुख कुछ नरम किया है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के मेडिकल सहायता स्वीकार करने के बाद अनशन कर रहे 121 अन्य किसानों ने भूख हड़ताल खत्म कर दी। रविवार दोपहर को सभी 121 किसानों को संतरे का जूस दिया गया। बताना होगा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल 55 दिन तक अनशन पर थे। ट्रंप 20 जनवरी को एक बार फिर से राष्ट्रपति पद की कमान संभालने जा रहे हैं। ट्रंप ने इटली, अर्जेंटीना, चीन और जॉर्जिया के राष्ट्रपति को समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन आएगा, इसे लेकर काफी बातें हो रही थी। इसे इस रूप में भी देखा जा रहा था कि जिन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया है उनके प्रति ट्रंप की नीतियां उदार रहेंगी। हालांकि भारत के पीएम मोदी को इनवाइट नहीं किया था, यह भी एक चर्चा का विषय रहा। बता दें, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सोमवार को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भी ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। जॉर्जिया के राष्ट्रपति भी ट्रंप के शपथ ग्रहण में समारोह में शामिल होंगी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन चीन अपने उपराष्ट्रपति हान चेंग को भेज रहा है, लेकिन पीएम मोदी शामिल नहीं होंगे क्योंकि बुलाया ही नहीं गया। गजा में युद्ध विराम समझौते पर अब काम होने लगा है। इजराइल ने कहा कि उसने समझौते के पहले चरण के तहत 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। हमास ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि 90 लोगों में से 69 महिलाएं और 21 किशोर बच्चे हैं। युद्ध विराम के लागू होने के कुछ घंटों बाद हमास ने भी 3 इजरायली बंधकों को छोड़ा था। समझौते के पहले चरण में इजराइल को 1900 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना है, वहीं हमास इसके बदले 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। दक्षिण कोरिया में महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति यून सुक योल की हिरासत में रहने की ड्यूरेशन आगे बढ़ा दी गई है। सोल की एक अदालत के जज ने वारंट जारी कर कहा कि योल को जांचकर्ता अन्य 20 दिनों के लिए और हिरासत में रख सकते हैं। यून सुक योल को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।